नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को सता रहा है गिलगिट बाल्टिस्तान के छीनने का डर। 300 करोड़ के डेवलपमेंट पैकेज का किया ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर पर सियासी हलचल के बीच पीएम मोदी ने की शाह और राजनाथ संग अहम बैठक। क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी योगी सरकार। 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पाकिस्तान को सता रहा गिलगिट बाल्टिस्तान के छीनने का डर, 300 करोड़ के डेवलपमेंट पैकेज का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, जब से भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया है, तब से पाकिस्तान का पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान को लेकर डर बढ़ता ही जा रहा है। पाकिस्तान ने गिलगिट बाल्टिस्तान को अपने साथ मिलाए रखने के लिए उसे एक बार करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट का चुग्गा फेंका है। खुद आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह गिलगिट बाल्टिस्तान के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करेगा। पाकिस्तान ने इस धनराशि से गिलगिट बाल्टिस्तान में टूरिज्म बढ़ने और आर्थिक खुशहाली आने का दावा भी किया। द न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान को लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी शनिवार को स्कार्दू और योजना नियोजन मंत्री असद उमर गिलगिट पहुंचे। फवाद चौधरी ने स्कार्दू में कहा कि इमरान खान सरकार ने 2021-22 में जीबी का बजट रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ा दिया है। सरकार ने जीबी के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट पैकेज घोषित किया है। 5 सालों में खर्च होने वाले इस पैकेज से गिलगिट बाल्टिस्तान में ढांचागत सुविधाएं सुधारी जाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि चीन पाकिस्तान कॉरिडोर बनने से गिलगिट बाल्टिस्तान के विकास के लिए सुनहरा दौर शुरू हो गया है। यह इलाका इस कॉरिडोर की बेहतरीन लोकेशन पर स्थित है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा भी गिलगिट बाल्टिस्तान को ही होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जब पीएम मोदी ने की शाह राजनाथ संग अहम बैठक, क्या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी सियासी हलचल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हाई लेवल बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की। हालांकि अभी तक बैठक का उद्देश्य अभी सामने नहीं आ पाया है, मगर सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर को लेकर जिस तरह से हलचल बढ़ी हुई है, उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसी संबंध में यह बैठक हो। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पीएम मोदी की यह बैठक कैबिनेट विस्तार अथवा फेरबदल के लिए भी हो सकती है। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में मोदी ने विभिन्न समूहों में केंद्रीय मंत्रियों के साथ लगभग 5 बैठकें की। इसके उद्देश्य मंत्रियों के संबंधित मंत्रालयों द्वारा अब तक किए गए कार्यों का जायजा लेना था। सूत्रों ने बताया कि शाह और सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल भी आज की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इधर राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें तत्कालीन राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। बता दें कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र की ओर ये पहली बड़ी पहल मानी जा रही है। इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के नेताओं को बुलाया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी योगी सरकार, 2 से अधिक बच्चे वालों की सुविधाओं में होगी कटौती। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाने जा रही है। राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में इस नए कानून को बनाने के लिए आयोग ने अन्य राज्यों में लागू कानून का अध्ययन करना भी शुरू दिया है। जल्द आयोग इसका मसौदा तैयार कर सरकार को सौंपेगा। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अब 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि विधि आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य राज्यों में लागू कानूनों को अध्ययन करना शुरू कर दिया है। मिल रही जानकारी के अनुसार इस नए कानून से 2 से अधिक बच्चे के माता पिता को सरकारी सुविधाओं या मिलने वाली सब्सिडी में कटौती पर विचार किया जा रहा है। आयोग बढ़ती जनसंख्या से पैदा हो रही बेरोजगारी व सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में आ रही समस्याओं का भी अध्ययन कर रहा है, ताकि कानून बनाकर सख्ती भी की जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल की माने तो बढ़ती जनसंख्या से समस्याएं पैदा हो रही है। जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कर सहयोग दे रहे हैं, उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता रहना चाहिए, लेकिन जो लोग उनका पालन नहीं कर रहे, जो इन सुविधाओं का लाभ नहीं लेना चाहते, वह स्वतंत्र हैं। जनसंख्या नियंत्रण परिवार नियोजन से अलग है। ये किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं है। इस कानून से बस कोशिश है कि सरकारी संसाधन और सुविधाएं उन लोगों को जरूर उपलब्ध हो जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। राज्य विधि आयोग कई बिंदुओं
पर विचार कर इस कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। मसौदा तैयार होने के बाद राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को ही राज्य के अल्पसंख्यक मुस्लिम लोगों से जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक अच्छे परिवार नियोजित नीति अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जनसंख्या हर सामाजिक संकट की मूल जड़ है और यदि हम इसे नियंत्रित कर ले तो सामाजिक बुराई अपने आप कम हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, आयुष मंत्रालय जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए नोडल मंत्रालय है, ने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी और सामूहिक गतिविधियों पर परिणामी प्रतिबंधों के मद्देनजर दिन का प्रमुख कार्यक्रम एक टेलीविजन पर होगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोमवार को सभी दूरदर्शन चैनलों पर सुबह 6:30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा एक लाइव योग प्रदर्शन भी शामिल होगा। गौरतलब है कि 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य योग के माध्यम से लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए प्रेरित करना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में चल रही पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल है एनएसए अजीत डोभाल। अनुच्छेद 370 हटने के बाद निभाई अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद सुरक्षा स्थिति को संभालने में अहम भूमिका निभाई है। अब बताया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में चल रही राजनीतिक प्रक्रिया के पीछे एनएसए अजीत डोभाल काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक विधानसभा चुनाव कराने समेत केंद्र की राजनीतिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने की पहल का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर के 14 राजनीतिक दलों को यह न्योता भेजा गया है। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से कहा कि एनएसए इस राजनीतिक प्रक्रिया को केंद्र शासित प्रदेश में आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। उन्होंने कहा कि एनएसए जमीनी स्थिति जानने के लिए विभिन्न स्तरों पर जूनियर स्तर के नेतृत्व के साथ बैठकें भी कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद एनएसए ने कई दिनों तक राज्य में डेरा डाल रखा था और वहां के लोगों से ऐसे समय में मुलाकात की थी जब यह महसूस किया जा रहा था कि केंद्रीय निर्णय पर कड़ी प्रतिक्रिया होगी। हाल ही के दिनों में भी वह नियंत्रण रेखा पर भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष विराम समझौतों के पालन को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। सीमा पर दोनों ओर से बंदूकें भी 110 दिनों से अधिक समय से खामोश हैं। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी नियमित रूप से जमीनी स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और स्थिति को नियंत्रण में रख रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने 14 नेताओं को आमंत्रित करने के लिए उनसे संपर्क किया। आमंत्रित लोगों में 4 पूर्व मुख्यमंत्री, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। पूर्ववर्ती राज्य के 4 पूर्व उप मुख्यमंत्रियों, कांग्रेस नेता ताराचंद, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता मुजफ्फर हुसैन बेग और बीजेपी नेता निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा माकपा नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख अल्ताफ बुखारी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रमुख जीए मीर, बीजेपी के रविंदर रैना और पैंथर्स पार्टी के नेता भीम सिंह को भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन विवाद के बीच पीएम मोदी के मेक इन इंडिया ने रक्षा क्षेत्र को बनाया आत्मनिर्भर। जी हां दोस्तों, चीन के साथ पिछले 13 महीनों से भारत का एलएसी को लेकर विवाद चल रहा है, लेकिन इतने महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को काफी बढ़ावा मिला है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत ने कई बड़े फैसले लिए हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने 108 प्रोडक्ट्स को विदेशों से इंपोर्ट करने पर रोक लगा दी है। इन प्रोडक्ट्स में साधारण पार्ट्स के अलावा हाई टेक्निक वेपन सिस्टम भी शामिल हैं। इन सभी प्रोडक्ट्स का मेक इन इंडिया के तहत निर्माण किया जाएगा। भारत अब प्रोडक्ट्स पर विदेशी निर्भरता को कम करने के साथ एक्सपोर्ट के लिए खुद को तैयार कर रहा है। इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए रक्षा मंत्रालय ने 108 वस्तुओं का विदेशों से आयात करने पर रोक लगा दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य मामलों के विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सूची में दर्ज सभी 108 प्रोडक्ट्स की खरीदी विदेशी स्रोतों से ही की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन के साथ सबसे बड़ी गद्दारी, खुफिया विभाग की प्रमुख अमेरिका फरार, बाइडेन को सौंपे खुफिया दस्तावेज। जी हां दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी गद्दारी की गई है और शी जिनपिंग की एक मंत्री के बारे में दावा किया गया है कि उन्होंने अमेरिका भागकर कोरोना वायरस से जुड़े कई अहम और खुफिया दस्तावेज जो बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। चीन से भागकर अमेरिका पहुंचे इस अधिकारी का नाम डोंग जिंगवेई है और वो चीन के राज्य सुरक्षा विभाग के उपमंत्री थे।
स्पाई टॉक नाम के एक वेबसाइट ने खुलासा किया है कि डोंग जिंगवेई, जो चीन की एक मंत्री थी, वो फरवरी महीने में चीन से हांगकांग गई थी और फिर अमेरिका फरार हो गई थी, जहां उन्होंने कई खुफिया दस्तावेज अमेरिका के हवाले कर दिया है। स्पाई टॉक ने हाई लेवल सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है कि चीन के उप मंत्री डोंग जिंगवेई पहले कोई बहाना बनाकर हांगकांग आ गई थी और फिर वो अपनी बेटी के साथ अमेरिका फरार हो गई थी। उनके पास वुहान लैब को लेकर कई खुफिया दस्तावेज थे, जिसे उन्होंने अमेरिका पहुंचकर जो बाइडेन प्रशासन को सौंप दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह वाकया इस साल फरवरी महीने का है और उसके बाद से ही अमेरिका ने चीन पर कोरोना वायरस के प्रयोगशाला में बनाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। स्पाई टॉक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चीन की कम्युनिस्ट मीडिया लगातार इस खबर को एक अफवाह बताने में लगा हुआ है और इसके लिए ट्विटर पर चीन की मीडिया प्रोपेगेंडा फैलाने में लगा हुआ है। स्पाई टॉक अमेरिका में डिफेंस सेक्टर, इंटेलिजेंस सेक्टर और विदेश नीति की रिपोर्टिंग करता है और पहले भी कई बड़ी स्टोरी को ब्रेक कर चुका है और स्पाई टॉक ने ही चीन के उप मंत्री के अमेरिका भागने को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। स्पाई टॉक ने कहा कि बेटी के साथ भागने के बाद डोंग जिंगवेई वाशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के उच्च अधिकारियों से मुलाकात के दौरान वुहान लैब से जुड़े कई कागजात सौंपी है और उसके बाद ही अमेरिका को चीन की लैब से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में यकीन हुआ है। उससे पहले अमेरिका लैब लीक थ्योरी पर ध्यान नहीं दे रहा था। स्पाई टॉक ने कहा है कि अगर ये बात सच है तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब उसके किसी मंत्री स्तर के अधिकारी ने इतनी बड़ी गद्दारी की हो। डोंग जिंगवेई कई सालों से चीन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के अधिकारी रहे हैं और उन्हें चीन में गुआनबू के नाम से भी जाना जाता है। चीन की सरकार द्वारा उपलब्ध दी सार्वजनिक जानकारी के मुताबिक डोंग जिंगवेई को चीन की मिनिस्ट्री ऑफ काउंटर इंटेलिजेंस विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी, यानी अप्रैल 2018 से डोंग जिंगवेई चीन के खुफिया विभाग के उप मंत्री के तौर पर प्रमोट किए गए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हिंद प्रशांत क्षेत्र मामला, चीन की खतरनाक उपस्थिति की वजह से साथ आए क्वाड देश। जी हां दोस्तों, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के विशेष सलाहकार रह चुके तोमोहिको तानीगुची ने कहा है कि क्षेत्र में चीन की खतरनाक उपस्थिति की वजह से क्वाड देश साथ आए। चीन इस वक्त अमेरिका के साथ सैन्य तकनीक के अलावा सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और गहरे अंतरिक्ष में खोज अभियानों में होड़ कर रहा है। ग्लोबल पॉलिसी इनसाइट्स विषय पर आयोजित वर्चुअल समारोह में तोमोहिको ने कहा, 2049 चीन के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस साल चीन अपनी स्थापना के 100 साल मनाएगा। चीन अमेरिका से बढ़त बनाना चाहता है, वह अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक ताकत बनना चाहता है और ज्यादा ताकतवर सैन्य हथियारों का जखीरा विकसित करने की फिराक में है। तोमोहिको ने कहा, हमारे पास 2021 से 2049 के बीच का ही वक्त है। इस दौरान चीन के नेता अपने देश को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसे में अमेरिका को आगे आकर क्वाड के बाकी देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच तालमेल बढ़ाना होगा और हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त और खुला क्षेत्र बनाने की कोशिश करनी होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर पर सर्वदलीय बैठक से पहले बौखलाया पाकिस्तान, भारत को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को बुलाया गया। माना जा रहा है कि इस बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने का खाका तैयार किया जाएगा। उधर इस उच्च स्तरीय बैठक की खबर मिलते ही पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान ने शनिवार को कहा कि वो कश्मीर के विभाजन और उसकी जनसांख्यिकी बदलने के भारत के किसी भी कदम का विरोध करेगा। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की कार्रवाई के बाद कश्मीर में कोई और अवैध कदम उठाने से बचना चाहिए। कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कदम का पूरी तरह से विरोध किया है और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सहित सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान भारत के ऐसे किसी भी कदम का विरोध करने का फैसला लेता है जो क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए जम्मू कश्मीर को विभाजित करने वाले हों। कुरैशी ने कहा कि इन्होंने सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भारत के संभावित कदम से अवगत करा दिया है। बता दें कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को समाप्त करने का फैसला लिया था। भारत ने संसद में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 भी पारित किया, जिससे तत्कालीन राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया। इसके बाद जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। भारत के इस कदम के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान कई बार इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठा चुका है, लेकिन हर बार उन्हें यहाँ झटका लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे, जेपी नड्डा ने की मोदी सरकार की तारीफ, गिनाई ये उपलब्धियां। जी हां दोस्तों, केंद्र में मोदी सरकार को 7 साल पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने मोदी सरकार की राम मंदिर निर्माण अनुच्छेद 370 को हटाए जाने और नागरिकता संशोधन अधिनियम को लागू करने जैसी उपलब्धियों के लिए मोदी सरकार की सराहना की। इसी के साथ उन्होंने कोरोना महामारी के बीच भी बोडो संघर्ष को हल करने और जनता के बीच कई कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करने के लिए भी मोदी सरकार की तारीफ की।
पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कैबिनेट मंत्रियों समेत अन्य बीजेपी नेताओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि शुरुआती दिनों में अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के विकास के रास्ते में रोड़ा था। उन्होंने कहा, हमारी प्रेरणा और भारत की एकता के लिए हमने अपने प्राणों का बलिदान देने वाले और अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिए निडर होकर खड़े होने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस ओर इशारा किया था। जेपी नड्डा ने आगे बताया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अनुच्छेद 370 के प्रतिकूल प्रभावों और यह कैसे अलगाववाद को जन्म देगा पर चेतावनी दी थी, लेकिन पंडित नेहरू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। लेकिन जनसंघ के दिनों से और उसके बाद से भाजपा की स्थापना के बाद से हम अनुच्छेद 370 को हटाने की मांग पर डटे रहे और इसके खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। बीजेपी प्रमुख ने नेताओं को यह भी बताया कि भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में लागू किया गया है ताकि डॉक्टर मुखर्जी के स्पष्ट आह्वान एक विधान एक निशान एक प्रधान में दिए गए दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक महसूस किया जा सके। नड्डा ने केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए विकास कार्यों के बारे में भी बताया। इसी के साथ उन्होंने ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने अपने संबोधन में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे बीजेपी दशकों से इस विवाद के शांतिपूर्ण समाधान के लिए खड़ी रही है। नड्डा ने कहा, राम मंदिर की नींव भारत की सांस्कृतिक आत्मा की एक नई नींव का प्रतीक है। इसके साथ ही नड्डा ने देश की सीमाओं को मजबूत करके देश की सुरक्षा और रक्षा की नीतियों पर भी मोदी सरकार की सराहना की। सूत्रों के अनुसार नड्डा ने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कांग्रेस और मोदी सरकार के बीच तुलना की। जेपी नड्डा ने कहा, साल 2008 से 2014 के बीच सीमा सड़कों का विकास 170 किलोमीटर से बढ़कर 480 किलोमीटर हो गया है। वहीं भारत चीन सीमा पर सड़कों की कटाई 230 किलोमीटर से बढ़कर 430 किलोमीटर। करते हैं अगली खबर की तरफ। महंगी कीमत पर वैक्सीन भी बेच रहा और दाम भी छिपा रहा चीन, जाने अब नेपाल पर क्यों भड़क उठा है ड्रैगन। जी हां दोस्तों, जिस नेपाल को भारत ने फ्री और काफी कम दाम में वैक्सीन दी, उसी नेपाल को उसके नए नवेले सदाबहार दोस्त चीन ने दोस्ती का अच्छा सिला दिया है। नेपाल को चीन न सिर्फ महंगे दाम में वैक्सीन बेच रहा है बल्कि कीमत का खुलासा करने पर भी रोक रहा है। जब नेपाल ने चीनी वैक्सीन की कीमत को उजागर किया तो चीन लाल हो गया। बताया जा रहा है कि चीन नेपाल से नाराज है क्योंकि कुछ नेपाली मीडिया प्रकाशनों ने सिनोफार्म वैक्सीन की खरीद मूल्य का खुलासा किया है, जिसके एक डोज की कीमत $10 यानी करीब 741 रुपए बताई जा रही है। बता दें कि इसी रेट पर नेपाल चीन से कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन खरीदने की योजना बना रहा है। दरअसल ऐसी रिपोर्ट है कि कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच नेपाल की ओली सरकार ने अपने नए नवेले दोस्त चीन से कोरोना वैक्सीन की 40 लाख डोज खरीदने का सौदा किया है। सिनोफार्म कंपनी ने यह शर्त रखा है कि नेपाल इस वैक्सीन की खरीद की कीमत का खुलासा नहीं करेगा। कंपनी ने यह समझौता किया है कि नेपाल इसकी कीमत और डिलीवरी डेट से संबंधित सूचना को सार्वजनिक नहीं करेगा, मगर मीडिया में इसकी सूचना आने पर चीन तमतमा गया। काठमांडू पोस्ट के आर्टिकल से सिनोफार्म वैक्सीन की कीमत का पता चला है। इसकी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन से कोरोना के ये टीके एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के तहत खरीदे जाने हैं। इस एग्रीमेंट के बिना चीन नेपाल को वैक्सीन देने को तैयार नहीं था। काठमांडू पोस्ट के आर्टिकल में 2 मंत्रियों और 2 सरकारी सचिवों की पुष्टि के आधार पर नेपाल को आपूर्ति की जाने वाली सिनोफार्म वैक्सीन की खुराक की कीमत का पता चला, जो सोमवार की कैबिनेट में मौजूद थे। इन्होंने ही सिनोफार्म से वैक्सीन की 4 मिलियन यानी 40 लाख खुराक खरीदने का फैसला किया था। अखबार ने बताया कि चीनी वैक्सीन निर्माता कंपनी सिनोफार्म की नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की प्रकृति को देखते हुए अभी फाइनल कीमत तय नहीं की गई है, मगर अधिकारियों के अनुसार यह लगभग $10 यानी 741 रुपए प्रति खुराक हो सकती है। यानी वैक्सीन की 2 डोज की कीमत 1482 रुपए हो सकती है। यहाँ बताना जरूरी है कि नेपाल को भारत ने इससे काफी कम दाम में वैक्सीन। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीनी राष्ट्रपति को भी है बगावत का डर, शी जिनपिंग ने पार्टी के बड़े नेताओं को दिलाई वफादारी की शपथ। जी हाँ दोस्तों, चीन में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी समारोह से पहले राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सार्वजनिक रूप से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाई और उनसे मुख्य नेतृत्व को मानने और देश के आधुनिकीकरण के साथ राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए काम करने का आह्वान किया। दिसंबर 2012 में पद संभालने के बाद से शी को आधिकारिक तौर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य नेता घोषित किया गया है। चीनी राष्ट्रपति द्वारा वरिष्ठ नेताओं को वफादारी की शपथ दिलाने से यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या उन्हें किसी बगावत की आशंका है। बीजिंग में सीपीसी के संग्रहालय की एक प्रदर्शनी देखने के दौरान पार्टी के पोलित ब्यूरो के 25 सदस्यों के आगे खड़े शी ने शुक्रवार को शपथ दिलाई, जिसका सरकारी टेलीविजन चैनलों पर प्रसारण किया गया। इस संग्रहालय का हाल ही में उद्घाटन किया गया था। इस मौके पर शी के साथ नंबर 2 नेता प्रधानमंत्री ली क्विंग भी मौजूद थे। माओ त्से-तुंग के बाद शी चीन के सबसे ताकतवर नेता बनकर उभरे हैं। माओ द्वारा 1921 में स्थापित करीब 9 करोड़ सदस्यों वाली सीपीसी
1949 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन के बाद से सत्ता पर काबिज हैं। शताब्दी समारोह का आयोजन 1 जुलाई को किया जाएगा और पार्टी ने इस मौके पर सैन्य परेड समेत कई आयोजनों की योजना बनाई है। पार्टी अपनी स्थापना का शताब्दी समारोह ऐसे वक्त मना रही है जब कोविड-19 की उत्पत्ति, शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर चीन के प्रति वैश्विक विरोध बढ़ रहा है। शी ने दिसंबर 2012 में अपने पूर्ववर्ती हू जिनताओ से सत्ता संभाली और पार्टी शक्तिशाली सेना पर अपने नेतृत्व को उन्होंने तेजी से मजबूती दी और राष्ट्रपति को मुख्य नेता का शीर्षक दिया गया, जिसके साथ ही सामूहिक नेतृत्व की बात पीछे छूट गई। प्रदर्शनी में अपने भाषण में शी ने सीपीसी के सदस्यों से पार्टी के इतिहास से शक्ति ग्रहण करने और चीन के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए प्रयास करने का आह्वान किया। सरकारी शिन्हुआ संवाद समिति के मुताबिक उन्होंने कहा उनके लिए यह आवश्यक है कि राजनीतिक अखंडता को कायम रखने की जरूरत के बारे में वे अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और बड़े पैमाने पर सोचें, नेतृत्व के मूल का पालन करें और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ तालमेल बनाए रखें। शी को मूलतः अपने पूर्ववर्तियों की तरह 2023 में दूसरा कार्यकाल पूरा होने के बाद सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए, लेकिन उनके आजीवन पद पर बने रहने की उम्मीद है क्योंकि शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने 2018 में संविधान में संशोधन कर 5 साल के 2 कार्यकाल की अधिकतम सीमा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।